वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। जैसा कि पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की हुई थी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज़ में हम आगे आज फिर से पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का फेडरेशन, समूह, यूनियन या कन्फेडरेशन। जैसा कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, संघ यानी कि यूनियन। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि भारत राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन। जैसा कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 to 4 में कहा गया है, आर्टिकल 1 to 4 1 से 4 तक की कहा गया है। 4 तक की में आर्टिकल 1 से 4 में संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। इसमें आर्टिकल 1 में बताया गया है राज्यों को यूनियन या संघ, राज्यों को यूनियन या संघ। आर्टिकल 1 में कहा गया है राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, और जिसमें राज्यों का यूनियन या संघ मुख्यतः दो बातों को स्पष्ट करता है। पहला यह कि देश का नाम और दूसरा देश की शासन पद्धति। जैसा कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से हमें सत्य कथन की खोज करनी है। कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया है भारतीय संघ में अधिकांश रियासतों का विलय 15 अगस्त 1947 से पूर्व ही कर लिया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 15 अगस्त 1947 से पूर्व लगभग 136 रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने में सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय संघ में रियासतों के विलय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों। 15 अगस्त 1947 से पूर्व एक एग्रीमेंट हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम से एक एग्रीमेंट यानी सहमति पत्र हुआ था, जिसमें अधिकांश रियासतों के शासकों ने भारत में अपने विलय के लिए हस्ताक्षर किए हुए थे। अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में अपनी रियासतों के विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना गया। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी मतलब 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हैदराबाद रियासत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमें खोज करना है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इसका कुछ हिस्सा आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और शेष हिस्सा आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है। जो हैदराबाद रियासत थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश राज्य में लिया गया। अगला तेलंगाना क्षेत्र के किसान निजाम के दमनकारी शासन से दुखी थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तेलंगाना का शासक था निजाम, वह बहुत ही अत्याचारी था, जो कि अपनी जनता को बहुत प्रताड़ित कर रहा था। अगला दिया निजाम के शासन में अधिक अत्याचार का शिकार महिलाएं हुई थी। ये भी बात सही है, अधिकतर अत्याचार का शिकार महिलाएं हुई थी। हैदराबाद का शासक भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय करने को तैयार था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं तैयार था। हैदराबाद का विलय करने के लिए निजाम बिल्कुल नहीं तैयार था। हैदराबाद शासक उस समय निजाम था। तो इसके लिए 13 सितंबर 1900 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसके तहत इन्होंने ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत कार्रवाई की, जिसके बाद अंततः निजाम विवश होकर भारतीय संघ में विलय के लिए तैयार हुआ था। वो बिल्कुल नहीं तैयार था भारतीय संघ। वो चाहता था कि हैदराबाद को एक
मुक्त राज्य घोषित कर दिया जाए, वह भारतीय संघ में विलय न ले और अपना एक आज़ाद रियासत का दर्जा प्राप्त करे। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाकर कार्यवाही की, सैनिक कार्यवाही हुई, जिसके बाद हैदराबाद का विलय 13 सितंबर 1948 को भारत में हुआ। तो इसका हमें चुना था कौन सा कथन असत्य, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन दिया, हैदराबाद रियासत में रजाकार किससे संबंधित थे? व्यापारिक वर्ग, अर्धसैनिक बल, प्रशासक वर्ग या कृषक वर्ग? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्धसैनिक बल। हैदराबाद रियासत में रजाकार को अर्धसैनिक बल के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद रियासत में रजाकार अर्धसैनिक बल के सदस्यों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अर्धसैनिक बल के सदस्यों के। इनकी संख्या लगभग 20,000 थी, लगभग इनकी संख्या 20,000 थी। वर्ष 1947-48 में जब हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया जा रहा था, उस समय निजाम ने यहाँ के रजाकारों को उसकी सहायता ली। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। इन्होंने उस समय विशेष रूप से गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया और उन पर बहुत अत्याचार किए। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। हैदराबाद रियासत में रजाकार कौन थे? रजाकार अर्धसैनिक बल थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया था? अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1948 में, दिसंबर 1947 में या दिसंबर 1948 में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अक्टूबर 1948 में। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1947 से पूर्व जम्मू कश्मीर के शासक जी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्टूबर 1947 में, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे कि उन्हें भारतीय संघ में शामिल होना है। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबीलियाई घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप महाराजा हरि सिंह को भारतीय सेना की मदद लेनी पड़ी थी और अंततः महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, अक्टूबर 1947। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रियासतों रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें खोज करनी है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय कराने में कठिनाई उत्पन्न हुई। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय कराने में कठिनाई उत्पन्न हुई। लगभग सभी रियासतों ने अपनी सहमति से भारतीय संघ में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन जूनागढ़ को 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद रियासत को 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत सम्मिलित किया गया। जनमत संग्रह के द्वारा नहीं, यहाँ पर भारतीय सेना की कार्रवाई की गई थी, तब भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत की गई, तब निजाम ने विवश होकर भारत में विलय के लिए सहमत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। भोपाल का विलय भारत में सबसे अंत में हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, भोपाल रियासत 1 जून 1949 को भारत में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और अगला है, मणिपुर के महाराजा भोजचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी, ऑप्शन नंबर ए सी डी हमारे ऑप्शन सही हैं। तो हमें खोज करना था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि हैदराबाद में जनमत संग्रह के द्वारा नहीं बल्कि वहाँ पर ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय संघ में विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्यों के भाषाई आधार पर गठन को स्वीकार कर लिया था। वे इस बात पे एग्री थे कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन
गठन किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर गठन करने से इनकार कर दिया था। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व 1920 में तो कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकृति दी थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण भाषाई आधार पर गठन करने को इनकार कर दिया था। उनका ये मानना था कि अगर हम अभी भाषाई आधार पर गठन करेंगे तो बाद में आगे चलकर हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन एक अव्यवस्था और देश में पुनः विभाजन की स्थिति को दर्शाता है। इसीलिए वे बिल्कुल एग्री नहीं थे कि जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में राज्यों का संघ शब्द भारतीय राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं देता है। बिल्कुल सही है। राज्य आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, लेकिन राज्यों को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं देता है। एकेधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एकेधर आयोग ने कहा था राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न कर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाए। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। पंडित नेहरू और सरदार पटेल राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। ये भी ऑप्शन सही। पंडित नेहरू और सरदार पटेल राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने के लिए बिल्कुल सहमति नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो है उनका मानना था कि अगर हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करेंगे तो यह एक अव्यवस्था और देश में पुनः विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इसीलिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार पर पक्षधर नहीं थे। तो हमें खोज करना कौन से कथन सकते हैं। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, भाषाई आधार पर भारत में गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अक्टूबर 1953 में मद्रास में तेलुगु भाषी राज्यों क्षेत्रों को पृथक करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था उसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया और इसका गठन 1953 में किया गया था, अक्टूबर 1953 में। भाषाई आधार पर पृथक आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन करने वाले कांग्रेसी नेता पी श्री रामलुलू का निधन लंबी भूख हड़ताल के कारण हो गया था। ये भी बात सही है। ये श्री रामलू का निधन लंबी भूख हड़ताल के कारण हुआ था। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि इन्होंने लगभग 50 दिनों की भूख हड़ताल की थी और इनकी मांग थी कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लोगों को तेलुगु भाषी क्षेत्र पृथक करके एक नए राज्य का गठन किया जाए जिसका नाम आंध्र प्रदेश दिया जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस गठन हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसकी रिपोर्ट इन्होंने 1955 में प्रस्तुत की। गठन 1953 में किया गया था और रिपोर्ट इन्होंने 1955 में प्रस्तुत की। इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राज्य के सीमांकन के मामले पर विचार करना था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की। जी गलत है। अभी हमने आपको बताया कि इसका गठन 1953 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन भी हमारा सही है। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था कि जो है राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोले जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो हमें चुनना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, यानी 3 नहीं सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 1953 में आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है।
विभिन्न एक में सिद्धांत दिए हैं, दूसरे में उदाहरण दिए हैं। पहला है विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमाओं का निर्धारण, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ था। धर्म के आधार पर देश की सीमाओं का निर्धारण भारत और पाकिस्तान में हुआ था। फिर किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। भौगोलिक आधार पर किसी देश के आंतरिक क्षेत्रों का सीमांकन झारखंड और छत्तीसगढ़ में। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। आप प्लीज़ वीडियो देखिएगा और बताइएगा आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।